मैं आपको आज कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते भी हैं। व्याख्यात सहित 25 प्रश्न करवाऊंगी जो इतिहास से रिलेटेड होगा। जो स्कूल व्याख्याता यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे यूपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, चाहे आरपीएससी राजस्थान से दे रहे हो, चाहे एमपी से दे रहे हो, इतिहास कहीं चेंज नहीं होता है। इतिहास में सब जगह एक ही होता है। जहाँ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, ये 4 टॉपिक तो रहते ही हैं इतिहास में। जिसने एमए वगैरह किया है, यूजीसी नेट दिया है। तो पहला ही प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम, जो कि हर एक एग्जाम में कई बार ही आया हुआ है। तो निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो गर्त आवास है ना, वो कहाँ से मिले हैं? तो ये हम देखेंगे, ये मिले हैं कुनाल, हरियाणा से। कहाँ है कुनाल? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के स्थित कुनाल स्थल की खोज जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने की 1974 में किया। हड़प्पाकालीन स्थलों में कुनाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले थे। याद रखना, कुनाल से भी मिले थे, जम्मू कश्मीर में से भी मिले थे। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट, सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा शैली के लाल मर्दबांड सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए थे। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हम पता है कुमार गुप्त ने की थी। और गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त, जब हम गुप्त काल का इतिहास पढ़ा था ना, वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी डिटेल से मैंने दिया है। गुप्त काल की पूरी प्ले लिस्ट मेहर टीचिंग चैनल पे पड़ी हुई है। उसमें सिर्फ एक चित्रकला का टॉपिक रहा है, बाकी पूरा का पूरा गुप्त काल मैंने पढ़ा दिया है। और 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था ये। और चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 पत्नियां थी, मैंने बताया था आपको जब चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र था, जबकि सबसे प्राचीन केंद्र था तक्षशिला। विश्वविद्यालय के अध्ययन हेतु चीन, श्रीलंका, तिब्बत आदि से छात्र यहाँ से आते थे। यहाँ पर प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग ने यहाँ से विश्व शिक्षा ग्रहण की थी। हैंसांग के समय इस विश्वविद्यालय में लगभग 8500 छात्र और 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणपति, स्थिरमती आदि थे गुप्त काल के समय में। 13वीं सदी के मोहम्मद बिन बख्तियार, कौन थे? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण से 1302 में आक्रमण किया था, जहां लक्ष्मण सेन शासक था बंगाल पे, और बंगाल और बिहार टच में है, तो वहाँ उन्होंने आक्रमण किया था, पहले विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। उसके बाद 1301-2 में उसने तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय ना, उसको भी नष्ट किया था। किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रश्न का उत्तर सी स्कंदगुप्त को माना है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है 2021 में यूपी बोर्ड में आया था। ये यूपी के स्कूल व्याख्याता में आया था ना, इसलिए उसने स्कंदगुप्त माना था, लेकिन इसका स्कंदगुप्त गलत है। आपत्ति वगैरह लग गई होगी और इसको। और उसके बाद है, दिल्ली सल्तनत में चहलगामी के सदस्य निम्नलिखित में से संबंधित कौन कौन थे? चहलगामी जो थे ना, 40 गुलामों का दल था। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सी राइट है। साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने संगठित करने का प्रयास किया था। तो इसका इल्तुतमिश से आंसर पहले दिखा दूं मैं आपको। तुर्क था ना, तुर्क गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश में ये तुर्क ही थे जो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी का दामाद था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद आया था बलबन, है ना। तो ये तुर्क थे, तो इसका सी राइट है। और तुर्क में कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वही है जहाँ उसने जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार की दूसरी तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। और इसने जैतर सिंह भूताला का युद्ध हुआ था ना, किसके साथ? मेवाड़ के जैतर सिंह के साथ हुआ था। तो उसके अंदर भी ये नागदा को उन्होंने नष्ट किया था। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब ये इल्तुतमिश का कुछ पढ़ाया था मैंने, जैतर सिंह पढ़ाया था तब बताया था। तो करने का प्रयास किया उसने। 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्का ने चहलगामी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। इसको नष्ट किसने किया था ये हम देखेंगे। बताऊं मैं अभी। इल्तुतमिश ने मुइज़ी तथा कुब्जी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें 2 प्रमुख दल थे, तुर्कदास और ताजिक। कौन थे? तुर्क और दास थे। तुर्क तो आपको पता है गुलामी थे, और ताजिक। उसके बाद बलबन ने इसको नष्ट किया था। किसको? तुर्का ने चहलगामी को। तो
तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? ये स्कूल व्याख्याता में भी आया था, 2022-23 में आया हुआ मैंने देखा है, और राजस्थान सेट में भी आया हुआ है। तो ये तुर्की सुल्ताना का एक जो शहर है ना, ये है फतेहपुर सीकरी में तुर्की सुल्ताना का। इसमें एक ही मंजिल है तथा स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवारों में पेड़ पौधे पशु पक्षियों को सुसज्जित किया गया है। इसका निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया। इसकी निर्माण शैली संभवतः पंजाब की काष्ठ निर्माण पर आधारित है। पर्सी ब्राउन से स्थापत्य कला का मोती कहाँ है, और ये पर्सी ब्राउन की परिभाषा ही आई हुई है, ये भी एग्जाम में आई हुई है कि स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है, तो तुर्की सुल्ताना का महल है जो फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी आगरा में कहाँ है? आगरा में, मध्य प्रदेश के। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर है ना, ये है एलोरा की गुफा में। अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं। एलोरा गुफाएं ना, ये राष्ट्रकूट की गुफाएं हैं। अजंता और बाघ की गुफाएं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, क्योंकि ये इसकी गुफाओं की चित्रकला का टॉपिक मेरे अभी रह चुका है जो गुप्त काल में आता है, तो वो अभी एक टॉपिक आपको मिलेगा, फिर गुप्त काल की पूरी प्ले लिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो भी टॉपिक होगा। तो एलोरा की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट नरेश कला के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत से अभी तक कला के कोई उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी, मालदेश्वर से में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। इनमें से एलोरा तथा एलिफेंटा अपनी गुफा स्थापत्य, मूर्तिकला, मूर्ति शिल्प, चित्रकला के लिए विख्यात है। कौन सा है? एलोरा और एलिफेंटा, ये राष्ट्रकूट शासनकालीन है। जबकि मैंने बताया अभी आपको अजंता और बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन है। कौन सी? गुप्तकालीन है, जिसमें से बाघ की गुफा है ना वो लौकिक चित्रकला से प्रसिद्ध है, और अजंता की गुफाएं है ना वो धार्मिक, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख चित्र हैं, जिसमें मरणासन राजकुमारी है और महात्मा बुद्ध के वियोग वाले चित्र है ना। मैं अभी पूरे डिटेल से जब चित्रकला टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, एक ही राय वो कराऊंगी, तभी आपको पूरा समझा दूंगी। शासकीय संरक्षण में एलोरा शैव धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिनकी संख्या 17 है। यहाँ से प्रमुख गुफा मंदिर अथवा मंडपों के में रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की नहानी अथवा घूमर लोक, देवाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अभी छठा प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के स्थान फर्श जड़ित 12 स्नानघर का एक समूह सेट मिला था? विशाल स्नानघर है ना, निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानघरों का एक समूह यानी सेट मिला है। तो कहाँ से मिला है? ये जो प्रश्न है ना, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श और जड़ित 12 स्नानघर का एक समूह मिला है, तो ये हमको पता है हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन सी लोथल से भी मिला है। तो इन तीनों का समूह है, याद रखना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो मिला ही है, लेकिन लोथल से भी मिला है। इसका राइट आंसर है सी। इसका विस्तार से देखें हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरंगवल नामक ग्राम में समीप स्थित है। 1955 से 1962 के मध्य RS राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल की नगर और भवन योजना सुनियोजित और सुव्यवस्थित की थी। नालियां और नर मुखों की न्यूनतम अति उत्तम प्रबंध देखने को मिलता है। इस स्थल में निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानघर का एक सेट समूह मिला है। तो लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तीनों स्थान से मिले हैं। और अरुमोलीवर्मन कौन है? अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? अरुमोलीवर्मन, तो ये राजराज प्रथम था ना, उसका प्रारंभ नाम है ना मौलीवर्मन था, जो 985 में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। राजराज प्रथम के शासनकाल में, इसका राइट आंसर ए है ना, प्रथम के शासनकाल में चोलों की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासन में 19वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में युद्धों का वर्णन है। तंजौर अभिलेख में राजराज प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा नौसैनिक पराक्रम का उदाहरण लक्षद्वीप मालदीप समूह में 1200 द्वीपों को जीतना था। यानी कि ये प्रश्न आया था कि लक्षद्वीप को या मालदीप को किसने जीता था, तो राजराज प्रथम ने जीता था। ये भी प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, अभी का जो 2024 का एग्जाम हुआ ना वहाँ आया है। राजराज प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, कलिंग, लंका, उत्तरी श्रीलंका को भी जीत लिया था। तो और मैंने चोल शासक राजराज प्रथम पढ़ाया हुआ भी है पूरा डिटेल से। बाकी चोल शासकों की प्रथम शाखा को पूरा पढ़ाया है। दूसरी शाखा जो 9वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई है वो अभी मैंने नहीं पढ़ाई है। राजेंद्र प्रथम तक शायद मैंने पढ़ाया हुआ है।
जब राजा चोलों की विजयालय स्थापना करता है ना, वहाँ से मैंने अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि ये आएगा गुप्त काल के बाद में स्टार्ट होगा वहाँ से, इसलिए मैं वहाँ से पढ़ाऊँगी। जब गुप्त काल पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद चोलों की दूसरी शाखा आएगी, राष्ट्रकूट आएंगे, चालुक्य, पल्लव, हर्षवर्धन, ये सब नेक्स्ट पार्ट में होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों में संग्रह को नियंत्रित करता था? तो कौन करता था? इसका राइट आंसर है समाहर्ता। और ये अधिकारी था समाहर्ता। मौर्य काल में प्रशासन अधिकारी है ना, वहाँ था। और समाहर्ता का ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्कूल व्याख्याता का फेवरेट पर्सन है ये। तो यहाँ भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा अगर स्कूल व्याख्याता 2024 अगर आप दे रहे हो तो। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता राज्य के कोषाध्यक्ष, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज तो आपको सबको पता है, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रहे समाहर्ता अपने प्रांत के जिलों के राजस्व संग्रह को नियंत्रित करता था, यानी अपने ही प्रांत में। 9वां प्रश्न है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित में से अशोक के स्तंभों में कौन सा एक सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन स्तंभ कौन सा है अशोक का, वो देखते हैं हम। तो ये मैं पूरा डिटेल से ही बता दूं आपको। इसका राइट आंसर है मौर्यकालीन कला का उत्कर्ष प्रदर्शन अशोक के स्तंभों दिखाई पड़ता है। यह स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों में से लाकर लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। रोमनदेही स्तंभ लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन है। कौन सा है? रोमनदेही स्तंभ। और आपको अगर अब शब्द में बता दूं तो ये देख सकते हो आप पूरा का आंसर कौन सा, रोमनदेही स्तंभ। इसका राइट आंसर है बी। कौन सा है? बी। और ये देखो हिस्ट्री 2021 टीजीटी में पेपर आया हुआ ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये प्रश्न आए हुए हैं सभी, यूपी में आए हुए हैं, एमपी में आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस रोमनदेही अभी स्तंभ लेख है ना, वो सबसे प्राचीन है अशोक के स्तंभों में, है ना। और इस स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में है और दाएं ओर से बाईं ओर पढ़ा जाता है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया। उसने यहाँ पर अर्चना की। गांव में धार्मिक कर माफ कर दिए गए थे। ये स्रोत प्राचीन भारत एस के पांडे की पुस्तक है ना, वहाँ से लिए गए हैं। बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय के स्मारक में बना था? तो बुलंद दरवाजा अशोक ने बनाया था। दक्षिण भारत का ये सबसे ऊंचा दरवाजा है और इसने बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। और ये सबसे ऊंचा है। 42 फीट ऊंची चौकी पर सीढ़ियों पर युक्त है। 134 फीट ऊंचा दरवाजा जमीन से 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1572 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में बनाया। 1601 में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई थी, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। और उसके बाद है 11वां प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? अग्नि मंदिर, इसकी प्राप्ति हुई है सुरत कोतल से। कहाँ से हुई है? सुरत कोतल से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। सुरत कोतल जिसे चश्मा सिर और सर ए चश्मा भी कहा जाता है, बैक्टीरिया क्षेत्र के दक्षिणी भारत में स्थित, दक्षिणी भाग में स्थित है ना। ये प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाणों के शासनकाल के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है। रबातक शिलालेख जो कुषाण वंश के वंशावली पर उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यहीं से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति सुरत कोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर मिले हैं। तो ये मैंने जो है ना शिलालेख, रबातक अब शिलालेख, जब मैंने अभिलेख पढ़ाए थे ना, अभिलेख की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्राचीन काल में अभिलेख जो बोगसगोई का अभिलेख, रबातक अभिलेख पूरे पढ़ाए ना, वहाँ पूरा का पूरा मैंने डिटेल से वहाँ बताया हुआ है आपको। इन सब की वंशावली भी बताई हुई है, पूरा मैप से भी समझाया हुआ है। तो वहाँ किसकी मूर्ति मिली है? कनिष्क की। और अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है सुरत कोतल। ये भारत से बाहर है। निम्नलिखित में से किस शासक के समय में जरों का दर्शन बंद हो गया था? औरंगजेब के समय में जरों का दर्शन बंद हो गया था। डी राइट मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। जन्म 3 नवंबर 1618 में मुमताज महल में मुमताज महल की गर्भ से दोहद उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहद किसे कहते हैं? उज्जैन। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला 31 जुलाई, अभी हम पूरा डिटेल से देखेंगे। 1658 को सामूगढ़ के युद्ध के विजय के बाद, और दूसरा हुआ था वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और दौराई युद्धों के में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ।
औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था। उसने इस्लाम धर्म के व्यापक कुरीतियों को समाप्त किया, जैसे झरोखा दर्शन के रिवाज को बंद कर दिया, क्योंकि इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। 13वां प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा के बहाली की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के स्थान पर भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। 1919 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1922 में इंग्लैंड और इलाहाबाद भारत में सर्वप्रथम सिविल परीक्षा का एक साथ संपन्न हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी और भारत में भी हुई थी एक साथ में। 1900 एक्ट के में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान, जिसे 1925 में स्थापित किया गया। सर्वप्रथम इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। सिविल सेवाओं के प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन अब इंग्लैंड और भारत दोनों जगह एक साथ होगा, किंतु इस प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रश्न का उत्तर डी माना है। ये भी आंसर स्कूल व्याख्याता में आया हुआ। ये सब प्रश्न मैंने कहा एक पेपर है 2021 का। डाइमैक्स एक राजदूत सीरिया के से किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमैक्स। बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा? अमित्रचेटस या अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक नाम है सिंहसेन भी है, पुराणों में सिंहसेन मिलता है। बिंदुसार के ने समय सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम ने डाइमैक्स नामक राजदूत को भेजा। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फ से डायनोसियस को भेजा था। तो डायनोसियस है ना, ये मिस्र से था, और डाइमैक्स था यूनान से, है ना, सीरिया से था। उसके बाद हम देखेंगे नामक बिंदुसार के दरबार भेजा। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहाँ के अमात्यों ने विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा का उज्जैन प्रशासक अशोक को भेजा था। तो अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का प्रशासक था। और 15वां प्रश्न है, 1883 में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? 1883 में। तो अभी हम देखेंगे 1883 में कहाँ की गई थी। 1883 में बंगाल के कलकत्ता में की गई थी। 1883 सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करना था। 1883 में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना हुई थी और बंगाल में कलकत्ता में की गई थी, बंगाल के। फिर है 16वां प्रश्न, कहाँ के राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कहाँ से? तो ये आया था कॉन्स्टेंटिनोपल से। कहाँ? कॉन्स्टेंटिनोपल से आया था। 1661 से 1667 के बीच औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल आए, जिनमें से मक्का का शरीफ, फारस बल्क, बुखारा कारगर, खीवा, अर्मीनिया आदि शहर नौ के राजा, बसरा, यमन, मोसा के तुर्की सरदार तथा कुस्तुनिया के से केवल एक दूत मंडल 1690 में आया था भारत में। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या है? अभी समाहर्ता मौर्य प्रशासन का प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी, प्रशासन का केंद्र बिंदु। तो ये जो पहला समाहर्ता का अर्थ है आंकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। अभी मैंने पढ़ाया था आपको पूरा। और उसके बाद ये सब में समाहर्ता संधिगाता प्रदेश से वापस आया है। हेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? हेनसांग का भारत का बुद्ध के संबंधित स्थलों पर जाना। बुद्ध के जो धार्मिक स्थल थे ना, वो चीन में नहीं थे, वो ज़्यादातर भारत में ही थे। जहाँ तक्षशिला में बौद्ध धर्म आपको पता है, गांधार शैली थी, वो बुद्ध से निर्मित थी। तो ज़्यादा, और जहाँ हम देखेंगे दक्षिणी भारत में, तो तमिलनाडु वगैरह में, आंध्र प्रदेश में आज भी बुद्ध के बहुत ही है मंदिर वगैरह, चर्च वगैरह है ना। इतिहास के समय सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हेनसांग ने भारत आगमन किया। हेनसांग का जन्म 600 ईस्वी के चीन में होनान प्रांत में चीन लियू नामक स्थान पर हुआ। इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का उसने मूल भाषा में अध्ययन करने की थी। उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1929 में उसने तांग शासकों की राजधानी चंग से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था, है ना। ये था प्रश्न। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 18वां आ गया। 18वें का बाद है, अब 1925 प्रश्न करने हैं। डिटेल से बताऊंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्रश्न यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? अमरावती जो थे ना, अमरावती का महास्तूप सातवाहन शासकों को मैंने बताया था आपको कि ये सातवाहन शासकों के शासनकाल में था। अमरावती शैली भी हुई थी, जहाँ संगमरमर पत्थरों से निर्मित थी। दक्षिण भारत में थी सातवाहन शासकों के शासनकाल में। जब मैंने तीनों शैलियों का वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, अमरावती शैली,
बनी हुई है, मथुरा शैली है और गांधार शैली है। सब शैलियों को पूरा डिटेल से मैंने बताया था। जो मंदिर निर्माण शैली थी, ये क्या थी? मंदिर निर्माण शैली। मूर्ति निर्माण शैली अलग है, मंदिर निर्माण शैली अलग है। तो ये सब देख सकते हो। उसके बाद है 20वां प्रश्न है, बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। यद्यपि ये सब, इसका राइट आंसर है डी, 1856 AD में। यद्यपि मुगल सम्राट 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था, लेकिन मर्यादा संबंधी उसके दावे स्वीकार थे। वे गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एम हर्स्ट ने बादशाह को यह साफ समझा दिया कि आपकी बादशाह नाम मात्र की है। दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट को नजर देते समय खड़े होने से इनकार किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था। किसने कहा था? ऑकलैंड ने। डलहौजी ने 1849 को में सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा था। बादशाह को उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने को कहा था डलहौजी ने 1849 को। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो इसके अंदर होता था रजत मुद्रा का प्रयोग होता था। किसका होता था? रजत मुद्रा का। आहत धरण मुद्रा मौर्यकालीन आहत मुद्रा थी जो चांदी की बनी होती थी। आहत मुद्रा के लिए मनुस्मृति में पुराण व धरण शब्द का प्रयोग किया गया। पुराणों में पुराण व धरण शब्द का प्रयोग किया गया। मनुस्मृति में आहत मुद्रा को जो होती थी चांदी की है, रजत मुद्रा को या चांदी की मुद्रा को, रजत मुद्रा को। और कौटिल्य ने आहत मुद्रा को पण यानी कहा है। पण काव्यान्य में प्रति शब्द का प्रयोग किया कौटिल्य ने। पण, काशार, पण, रुपये, रूप, धरण आदि चांदी की आहत मुद्राएं थी। स्वर्ण और निष्क सोने की थी। सोने की आहत मुद्राएं थी, जो कि मास्क और काकणी तांबे की थी। तांबे की दो थी, मास्क और काकणी। स्वर्ण मुद्राएं निष्क और स्वर्ण और निष्क सोने की आहत मुद्राएं थी। स्वर्ण और निष्क और ये सब थी चांदी की आहत मुद्राएं। कौन थी? पण, काशार, पण, रुपये, ऋण और धरण, ये सब थी चांदी की। मैंने मौर्य गुप्तकालीन जितने भी सिक्के थे वो भी बता दिए। मौर्यकालीन सिक्कों का भी वीडियो मैंने, मौर्यकाल की पूरी प्ले लिस्ट है, मौर्य उत्तरकाल की भी पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई, आप आराम से वहाँ देख सकते हो। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल में अभिलेखों में हुआ है? अब 22वां, अब लास्ट 22वें का पूरा डिटेल से देख सकते हो। मैं आपको इसलिए पूरा का पूरा बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो इसका है कुषाण नहीं, गुप्त काल है। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेखों में हुआ है। गुप्त शासक का केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराजा ऋद्धिराज और परम पटारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे। इसे अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों का पद अधिकांश आनुवंशिक होता था। एक ही मंत्री के पास कई विभाग होते थे। उदाहरण हरिसेन 3 पदों पर संधि विग्रह, कुमार मात्य और महादंडानायक पदों पर आसीन था। हरिसेन याद रखना, ये मेन पॉइंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त किए अध्यक्षों का उल्लेख करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त अध्यक्षों का उल्लेख करता है। तो इसके अंदर अर्थशास्त्र में अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण के अध्यक्ष अधिकरण है ना, इसके अंदर मैंने 15 अधिकरणों को पूरा डिटेल से बताया हुआ है। इसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्री। ये देखो इसका स्टार लगा हुआ है, इसका राइट नहीं है कि 25, 27, 22, 29। तो इसके अंदर 15 अधिकरण थे, ये तो हमें पता है। कितने अध्यक्षों का? अध्यक्ष 27 थे। तो यहाँ 27 लिखे हुए थे, लेकिन अभी इसका वहाँ पता नहीं RPSC ने क्या आंसर माना है, इसलिए इसके अंदर ये दिया हुआ है। ये आंसर सही थे। और द्वितीय अधिकरण में दिया हुआ है, द्वितीय अधिकरण में। उसके बाद है 24वां प्रश्न है, संस्कृत का काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था पृथ्वीसेन द्वितीय। संस्कृत काव्य सेतुबंध का पृथ्वीसेन द्वितीय था। और उसके बाद है लास्ट में, जोना खान किसका प्रथम नाम था? तो जोना खान किसका नाम था? ये तो हम सबको पता है, फिरोज शाह तुगलक का। किसका था? फिरोज शाह तुगलक का जोना खान नाम था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वो जोने खां किसका प्रथम नाम था। तो मैंने फिरोज शाह तुगलक बता दिया, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जोने खां। क्या था? जोने खां नाम था इनका। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में 25 प्रश्न और करवाऊंगी मैं, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। स्कूल व्याख्या था UGC नेट कॉलेज प्रोफेसर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। महर टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और शॉर्ट वीडियो की करंट अफेयर की शॉर्ट प्ले लिस्ट भी मैं बना रही हूँ, जो रोज़ की करंट अफेयर्स आती हैं, चाहे इंडिया से हो चाहे राजस्थान से हो, जो इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।